नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अनमोल उपहार पार्ट 2। इसके बाद जब हीरा सिंह ने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला, इसकी तो दूसरे कान से तार बाहर निकल गया। तत्पश्चात जब हीरा सिंह ने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला, अरे तार तो इस मूर्ति के मुंह से बाहर आ गया। हीरा सिंह का यह क्रियाकलाप देख महाराज दिग्विजय सिंह ने विस्मित होते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया कि मूर्तियों के कान में तार डालने से आप कैसे यह सिद्ध करेंगे कि पहली मूर्ति सर्वोत्तम, दूसरी मध्यम और तीसरी निम्न कोटि की है। महामहिम, मैं इस बात का रहस्य स्पष्ट किए दे रहा हूँ। सुनिए, पहली मूर्ति के कान में मैंने तार डाला तो आपने देखा होगा कि वह मूर्ति के भीतर ही रह गया, बाहर नहीं निकला। इससे मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि जो स्त्री बात को सुनने के पश्चात अपने पेट में रख लेती है, बाहर प्रकट नहीं करती, वह उत्तम कोटि की स्त्री होती है। इसलिए मैंने प्रथम मूर्ति को सर्वोत्तम कहा। इसके विपरीत जब मैंने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह दूसरे कान से होकर बाहर निकल गया। इससे मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि जो स्त्री बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देती है, वे मध्यम कोटि की होती है। जब मैंने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो आपने देखा होगा कि तार उसके मुंह से होकर बाहर निकल गया। इससे मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो स्त्री बात को सुनकर सर्वत्र उसे मुंह से फैलाती रहती है, वह निम्न कोटि की होती है। अपनी बात पूरी कर हीरा सिंह ने महारानी प्रभा की ओर देखा। बताइए महारानी जी, मैंने मूर्तियों का सही विश्लेषण किया है या गलत किया है? प्रधानमंत्री जी, आपने बड़ी सूझबूझ और बुद्धिमानी से मूर्तियों की जांच की है। मैं आपके उत्तर से संतुष्ट हूँ। आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब हमें विश्वास हो गया है कि महाराज ने प्रधानमंत्री पद पर सुयोग्य व्यक्ति को ही नियुक्त किया है। धन्यवाद महारानी जी। परीक्षा दे उन दोनों से विदा ले हीरा सिंह जब वहां से चला गया। महाराज, हीरा सिंह के रूप में आपने सही हीरे का चुनाव किया है। हीरा सिंह नाम का हीरा नहीं, अपितु बुद्धि का भी हीरा है। हमने पहले ही आपसे कहा था महारानी कि हीरा सिंह बहुत ही पैनी दृष्टि का स्वामी व बहुत ही बुद्धिमान है। कितनी सूक्ष्मता से उसने तीनों मूर्तियों का अवलोकन कर उन्हें सही सही 3 कोटियों में विभक्त कर दिया। अगले दिन जब महाराज दिग्विजय सिंह का दरबार लगा, हीरा सिंह जी, 2 माह से प्रधानमंत्री जी का यह स्थान रिक्त पड़ा हुआ है। आइए इस स्थान पर बैठकर प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कीजिए। जो आज्ञा महामहिम। तत्पश्चात प्रधानमंत्री हीरा सिंह जी धनकगढ़ की प्रथा के अनुसार दरबार में आने वाले आज के सभी झगड़ों का फैसला आप ही करेंगे। जी महामहिम। हीरा सिंह बढ़कर प्रधानमंत्री के स्थान पर बैठ गया। तभी 4 युवकों ने एक युवती के साथ दरबार में प्रवेश किया। महाराज, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। तुम लोगों की क्या समस्या है? तब उन 4 युवकों में से एक युवक बोला, महाराज, हम 4 युवकों में से मैं बढ़ई का पुत्र हूँ, एक दर्जी का पुत्र है, एक ब्राह्मण का पुत्र है और एक सुनार का पुत्र है। हम चारों अविवाहित हैं। हम चारों अपने अपने घरों से उचित नौकरी की खोज में निकले थे। कल रात को हम चारों की मुलाकात आपके राज्य के अंदर एक बाग में हुई। उस बाग में हम चारों रात्रि बिताने के उद्देश्य से रुके थे। आपस में जान पहचान बढ़ाने के उद्देश्य से मैंने बाकी तीनों युवकों से कहा, भाइयों, आज की रात जब हमें साथ साथ इस बाग में बितानी है तो क्यों ना आपस में एक दूसरे का परिचय प्राप्त कर ले। मेरा नाम धनंजय है, मैं बढ़ई का पुत्र हूँ। मैं लकड़ी की बड़ी ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाने की कला में सिद्धस्त हूँ। मेरा नाम चारुदत्त है, मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ। मैं किसी भी बेजान वस्तु में प्राण डालने की कला जानता हूँ। भाइयों, मेरा नाम हरिवर्मा है, मैं सुनार का पुत्र हूँ। मैं बहुमूल्य आभूषण बनाने में पारंगत हूँ। मेरा नाम धनक है, मैं दर्जी पुत्र हूँ। मैं बेशकीमती वस्त्रों का निर्माण बड़ी शीघ्रता से कर डालता हूँ। भाइयों, इस समय हम चारों अपने अपने घरों से दूर अनजान राज्य में हैं। कहीं ऐसा न हो हम चारों सोते रहें और कोई हमारी चीजें उठा ले जाए। इसलिए रात को बारी बारी से जागकर हमें पहरा देना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो धनंजय भाई। तब ठीक है, आप तीनों सो जाओ, पहले पहरा मैं दूंगा। तब बाकी तीनों युवक सो गए और मैं उनके समीप ही बैठकर पहरा देने लगा। मैं भी दिन भर का थका हुआ था, इसलिए शीघ्र ही मेरी आंखों में भी नींद भरने लगी।
खाली बैठे बैठे तो मुझे नींद घेर लेगी। समय काटने के लिए क्यों ना औजारों से लकड़ी की कोई वस्तु बना डालूं। मैंने थैले में रखे आरी, वसुला और दूसरे औजार निकाले और समीप ही पड़े एक बड़े से लकड़ी के ठकड़े को औजारों से तराशने में जुट गया। 1.5-2 घंटे की कड़ी मेहनत के पश्चात मैंने एक सुंदर पुतली बना डाली। तत्पश्चात मैंने दर्जी युवक धनक को जगाया। मित्र, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें जागकर पहरा देना होगा। ठीक है, अब तुम आराम करो। तब निगरानी का कार्य धनक को सौंप मैं भी सो गया। तब धनक की दृष्टि मेरी द्वारा बनाई पुतली पर पड़ी। अरे, कितनी सुंदर पुतली है, पर बिना कपड़ों के इसकी क्या शोभा। बस फिर क्या, धनक ने अपने झोले से सुई, धागा और कपड़ा निकाला और पुतली का नाप लेकर उसके कपड़े सिलने में जुट गया। शीघ्र ही धनक ने पुतली के वस्त्र बनाकर उसे पहना दिए। हाँ, अब पुतली ठीक लग रही है। तब सुनार पुत्र हरिवर्मा को जगाकर धनक सो गया। अरे, यह लकड़ी की पुतली कहाँ से आ गई? पहले तो यह यहाँ नहीं थी। खैर, मुझे इससे क्या, पर बिना गहनों के इसकी सुंदरता अधूरी है। यह विचार मन में आते ही हरिवर्मा पुतली के लिए गहने बनाने के कार्य में जुट गया। तत्पश्चात अपने द्वारा बनाए सारे गहने उसने पुतली को पहना दिए। तब उसने ब्राह्मण पुत्र चारुदत्त को जगाया। मित्र, जागकर पहरा देने की अब तुम्हारी बारी है। ठीक है। जब हरिवर्मा सो गया तो ब्राह्मण युवक चारुदत्त की दृष्टि पुतली पर पड़ी। कैसी सजीव पुतली है, मैं चाहूं तो इसमें प्राण डाल सकता हूँ। आखिर गुरुजी द्वारा सिखाई विद्या कब काम आएगी। सुबह होने ही वाली थी, इसलिए चारुदत्त ने देर करना ठीक न समझा। सबसे पहले उसने पुतली के चारों ओर एक घेरा खींचा, फिर उस पर जल छिड़क कर मंत्र बोलने शुरू किए। ओम काष्ठ प्रतिमा प्राणवान भवा। उसे मंत्रोच्चार करते हुए आधा घंटा ही बीता होगा कि पुतली में प्राण आ गए। पहले उसकी पलक हिली, फिर होठों पर मुस्कान आई। तत्पश्चात, नमस्कार श्रीमान। ओह, मेरी कला सफल हुई। चारुदत्त उससे कुछ पूछता, तभी मेरी नींद खुल गई। अरे मित्र, यह पुतली सजीव कैसे हो गई? मित्र, जानते हो, पहले यह बेजान पुतली थी। मैंने मंत्रोच्चार करके इसे प्राणवान बनाया है। मैं इससे विवाह करूंगा। चारुदत्त, तुमने यह भी सोचा है कि यह आई कहां से है? अरे, इसे मैंने रात को बनाया था। इस पर तुम्हारा नहीं, मेरा हक है। नहीं, इस पर मेरा हक है। हम दोनों आपस में झगड़ने लगे। हमारे झगड़े की आवाज सुन दर्जी पुत्र धनक जाग गया। क्या बात है मित्रों, क्यों झगड़ रहे हो? तब मैंने और चारुदत्त ने झगड़े का कारण धनक को बताया। सारी बात जानकर वह हमसे बोला, सच तो यह है कि इसका तन मैंने वस्त्रों से ढका है, इसलिए इससे विवाह करने का असली हकदार तुम दोनों नहीं, अपितु मैं हूँ। तुम मूर्ख हो, तुम इससे कैसे विवाह कर सकते हो? तभी तीनों आपस में झगड़ने लगे। झगड़े की आवाज सुन हरिवर्मा की नींद खुल गई। हमसे झगड़े का कारण जानकर वह हमसे बोला, तुम लोग व्यर्थ ही आपस में झगड़ रहे हो। मैंने इसे गहने बनाकर पहनाए थे। गहने सबसे महंगे होते हैं। मेरे रहते तुम लोग भला इससे कैसे विवाह कर सकते हो? इससे मैं विवाह करूंगा। लो, एक नया हकदार और आ गया। महाराज, हम चारों का विवाद बढ़ता ही गया। युवती एक और वर अनेक। तब झगड़े को आसानी से निपटाने हम आपके पास आए हैं। अब आप ही हमारा न्याय कीजिए। किस युवती के साथ हम चारों में से किसका विवाह होगा? ओह, तुम लोगों का झगड़ा तो बड़ा ही विचित्र है। यह कहकर दिग्विजय सिंह ने हीरा सिंह की ओर देखा। प्रधानमंत्री जी, क्या आप इन चारों युवकों के झगड़ों का न्याय करने के लिए तैयार हैं? जी महामहिम। तब हम आपको इन युवकों के झगड़े का न्याय करने का आदेश देते हैं। तब हीरा सिंह ने कुछ देर तक सोच विचार करने के पश्चात धनंजय से कहा, धनंजय, सर्वप्रथम काष्ठ की पुतली का निर्माण तुमने किया, इसलिए पुतली के सृजक तुम हुए। जानते हो, किसी कन्या के पुरुष सृजक को क्या कहा जाता है? किसी कन्या के सृजक को उस कन्या का पिता कहा जाता है। धनंजय, जो कि तुम्हारे द्वारा निर्मित काष्ठ प्रतिमा में प्राण पड़ चुके हैं, इसलिए ऐसी अवस्था में तुम प्राणवान हुई प्रतिमा के पिता हुए ना? जी। फिर एक पिता अपनी पुत्री के साथ विवाह करने का दावेदार भला कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अपना दावा वापस लेता हूँ और अब मैं इस कन्या का पिता की हैसियत से कन्यादान करूंगा। अब हीरा सिंह ने चारुदत्त से कहा, चारुदत्त, किसी बेजान वस्तु में प्राण डालने वाले को हम क्या कहते हैं? जी,
उसे हम भगवान कहते हैं। ठीक कहा तुमने चारुदत्त, दूसरे शब्दों में भगवान को भी पिता समान समझा जाता है। बोलो, ठीक है या गलत? जी, आप ठीक कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। फिर तुम भी इस युवती के पिता हुए। तुमने भी तो भगवान के समान ही इस पुतली के शरीर में प्राण डाले हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रधानमंत्री जी, उचित राह दिखाकर आपने मेरी आंखें खोल दी है। अब बचे 2 दावेदार। हीरा सिंह ने अब धनक से कहा, धनक, जानते हो, शादी में दुल्हन के वस्त्रों का जोड़ा लड़की का मामा लेकर आता है। जी, जानता हूँ। तुमने इस युवती को वस्त्र पहनाए हैं, इसलिए तुम इसके मामा हुए। तब हीरा सिंह ने धनंजय, धनक व चारुदत्त से कहा, मेरी बात तो तुम तीनों समझ ही गए हो। फैसला सुनार पुत्र हरिवर्मा के पक्ष में जाता है। विवाह में कन्या के लिए गहने दूल्हा ही लाता है, इसलिए हरिवर्मा के साथ ही इस युवती का विवाह होना चाहिए। हमें आपका फैसला स्वीकार है प्रधानमंत्री जी। वे सब हीरा सिंह के फैसले से संतुष्ट हो दरबार से चले गए। तत्पश्चात, प्रधानमंत्री जी, आपने तो बड़ी ही सरलता व सूझबूझ के साथ चारों युवकों के झगड़े का निपटारा कर दिया। हम आपकी बुद्धिमत्ता को देख बहुत प्रसन्न हैं। उस दिन दरबार में आने वाले प्रत्येक झगड़े का उचित रूप से हीरा सिंह ने ही निपटारा दिया। इस प्रकार धीरे धीरे पूरा 1 माह बीत गया। एक दिन, प्रधानमंत्री जी, क्या बात है? आप कुछ बुझे बुझे से क्यों रहते हो? क्या आपको कोई दुख है? नहीं महामहिम, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी, ऐसा कहकर आप हमारी पार की नजरों को धोखा देने की चेष्टा कर रहे हैं। निश्चय ही कोई दुख आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आपको उस दुख के बारे में हमें बताना ही होगा। ओह महामहिम, आपने तो ये कहकर मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया है, पर जब जिद कर ही रहे हैं तो आपको बताना ही पड़ेगा। महामहिम, मैं महकगढ़ राज्य की चिंता में इन दिनों मन ही मन घुला जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी, यह क्या बात हुई? प्रधानमंत्री आप धनकगढ़ के हैं और चिंता आप महकगढ़ की करते हैं। क्षमा कीजिए महामहिम, मेरा जन्म महकगढ़ में हुआ है, वह मेरी जन्मभूमि है। उसकी चिंता करना मेरे लिए स्वाभाविक ही है। मैं वहां लौट जाना चाहता हूँ महामहिम। क्या कहा? यह सुख वैभव छोड़कर तुम महकगढ़ लौट जाना चाहते हो? लेकिन क्यों? क्या तुम्हें यहाँ किसी प्रकार की परेशानी है? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि आपसे ज्यादा महाराज महक सिंह को मेरी आवश्यकता है। अच्छा, वह कैसे? महामहिम, महाराज महक सिंह ने प्रधानमंत्री के साथ साथ अपना विशेष सलाहकार भी मुझे बनाया हुआ था। वे मेरी सलाह के बिना कोई कार्य नहीं करते। मेरे बिना उन्हें वहां उचित सलाह देने वाला और कोई नहीं है, जबकि यहाँ आपको महारानी प्रभा उचित सलाह देने वाली है। यह तुम क्या कह रहे हो हीरा सिंह जी? महारानी प्रभा हमें सलाह देंगी? हाँ महामहिम, वे बहुत ही विदुषी महिला है। किस प्रकार 3 मूर्तियों के द्वारा उन्होंने मेरी परीक्षा ली, वैसी परीक्षा कोई विदुषी महिला ही ले सकती है। राजहित के लिए समय समय पर आप महारानी जी से सलाह लेकर कार्य कर सकते हैं, और इस विषय में तो आज तक हमने कभी सोचा ही न था। महामहिम, जिन दिनों में यहाँ आया था उन दिनों महाराज महक सिंह रोगग्रस्त थे। पता नहीं उनकी अब कैसी हालत होगी। महकगढ़ न जाने कैसी हालत में होगा। हीरा सिंह जी, तुम्हारी राष्ट्रभक्ति व स्वामी भक्ति देख मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हमने तुम्हें यहाँ रोक कर ठीक नहीं किया। हम तुम्हें अपनी कैद से मुक्ति देते हैं। धन्यवाद महामहिम। धनकगढ़ के प्रधानमंत्री पद से हीरा सिंह को पद मुक्त कर दिग्विजय सिंह ने हीरा सिंह को धनकगढ़ से विदा किया। हीरा सिंह जी, ये हमारी ओर से तुम्हारे लिए कुछ उपहार हैं, इन्हें अपने साथ लेते जाइए। जी महामहिम। अब हीरा सिंह का काफिला महकगढ़ की ओर बढ़ चला। जब वह महकगढ़ पहुंचा, प्रधानमंत्री जी, तुम आ गए। हम तो कब से तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज, मैं महकगढ़ का परिंदा हूँ, एक न एक दिन मुझे अपने घोंसले में वापस लौटना ही था। तब हीरा सिंह ने धनकगढ़ में अपने साथ घटा सारा घटनाक्रम राजा महक सिंह को विस्तार पूर्वक बताया। सारी बात जान। हीरा सिंह जी, मुझे तुम जैसे सुपात्र पर गर्व है। तुमने अपने राज्य का नाम ऊंचा किया है। महाराज, अब जरा मेरे साथ आइए, आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तब हीरा सिंह उसे महल के बाहर ले गया। महाराज, ये वो उपहार हैं जिन्हें महामहिम महाराज दिग्विजय सिंह ने मुझे भेंट में दिए हैं। ओह, जो आज तक दूसरे राजा महाराजाओं से भेंट पाता रहा है, उसने तुम्हें भेंट में इतना कुछ दिया?
जी महाराज, जो कुछ है आपके सामने है। तब तो ये उपहार तुम्हारे लिए बहुत अनमोल है प्रधानमंत्री जी। ये अनमोल उपहार मैं राज्य हित के लिए राजकोष में जमा करवाना चाहता हूँ महाराज। भगवान करे महतगढ़ का प्रत्येक नागरिक आपके जैसा राष्ट्रभक्त हो। तब दिग्विजय सिंह के द्वारा मिले अनमोल उपहार हीरा सिंह ने महतगढ़ के राजकोष में जमा करवा दिए। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।